हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आ जाइए, जुड़ जाइए सारे स्टूडेंट एक साथ। क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। डेली क्लास मॉर्निंग 10 बजे हो जाती है, तो आप लोग टाइम पे आ जाया कीजिए। चलिए, आज हिंदी के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को करते हैं, थ्योरी भी साथ में बताते चलेंगे। तो जैसे कि देख लीजिए, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है, शायद बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट हैं जो इनका आंसर जानते होंगे। दूसरा क्वेश्चन लीजिए, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। ये भी बहुत कम स्टूडेंट जानते होंगे, क्योंकि ये सारी पुरानी चीज़ें हैं। हिंदी में जो है पूरी तरह से किसी भी बुक में इन सबों का विवरण पूरा तरह से नहीं दिया गया है। अगर यहाँ पर उपभाषाओं की बात किया जाए तो ये भी जो है बहुत कम ही स्टूडेंट जानते होंगे कितनी उपभाषा है। इसीलिए हमने जो है पहले पूरा जितना भी नोट्स जो आप लोगों के नॉलेज से बाहर हो, जो आज तक किसी बुक में, लगभग किसी बुक में नहीं दिया जाता है नॉर्मली, वो सारा डाटा मैंने इकट्ठा करके आप लोगों के सामने रख दिया है। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। सभी लोग नोट करते चलिएगा। भाषा शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत के भस्म धातु से हुई है। ठीक है, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुई है? भस्म धातु से हुई है। भाषा की सबसे न्यूनतम इकाई जो है, न्यूनतम इकाई वर्ण या अक्षर है। वर्ण या अक्षर क्या होता है ये तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, उसके बाद है ध्वनियों को अंकित करने के लिए कुछ निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, ध्वनियों को अंकित करने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं। यहाँ पर चिन्ह छूट गया है, चिन्ह लिख लीजिएगा। कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं जिसे लिपि कहा जाता है। ठीक है, ध्वनियों को अंकित करने के लिए, जैसे अ जो है, इसको अंकित करने के लिए ये अ है, ये एक चिन्ह हुआ, इसके बाद ही हम समझते कि ये अ है। तो यही कहा जा रहा है, ध्वनियों को अंकित करने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह बनाए जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। ठीक है, तो अभी तक एग्जाम में आप लोग हिंदी जब होता था तो वहाँ पर लिपि पूछा जाता था, तो सर से पूछते थे सर कौन सा लिपि डालें। ठीक है, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, ये चारों भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। याद रखिएगा इन बातों को। क्वेश्चन में आपसे अक्सर पूछा जाएगा, हिंदी नहीं पूछा जाएगा, संस्कृत नहीं पूछा जाएगा, मराठी व नेपाली पूछा जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि ये दोनों जो है हर एक स्टूडेंट के समझ से बाहर रहता है या भूल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखे नहीं होते। वो हिंदी संस्कृत तो अक्सर जानते हैं कि देवनागरी में ही होगा, लेकिन इन दोनों के बारे में बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं। तो याद रखिएगा, हिंदी, संस्कृत, मराठी व नेपाली, ये चारों की चारों भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। ठीक है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग इन्हीं में आते हैं। चलिए अगला पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स सबको नोट करते चलिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानक हिंदी का मूलधार खड़ी बोली है। ठीक है, मूल आधार, धार नहीं होगा, मूल आधार। ठीक है, टाइपिंग में कुछ मिस हो जाती है। मानक हिंदी का मूल आधार जो है वो खड़ी बोली है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आपका था वो यहाँ से कंप्लीट होता है। ठीक है, उसके बाद जो है ये याद रखना आपको कि हिंदी किस किस देशों में बोली जाती है। भारत में तो बोली ही जाती है, लेकिन भारत के अतिरिक्त अन्य किस किस देश में बोले जाते हैं ये भी आपको जानकारी में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है लिस्ट बना दिया है, आप देख सकते हैं। भारत के अतिरिक्त किन किन देशों में बोली जाती है? नेपाल, मॉरिशस, श्रीलंका, म्यांमार, मलय, सूरीनाम, फिजी और दक्षिण अफ्रीका। टोटल कितने देश है? 8 देश है जिनमें हिंदी पढ़ी लिखी जाती है, बोली जाती है। तो याद रखिएगा कि भारत के अतिरिक्त आपको ऑप्शन देगा इन देशों में हिंदी बोली जाती है, न नेपाल देगा, न मॉरिशस देगा, न श्रीलंका देगा और न भारत देगा। ठीक है, उसके बाद जितना भी बचता ऑप्शन में वो दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 8 नहीं होगा, 9 होगा, क्योंकि हमने भारत का काउंटिंग किया ही नहीं, भारत को इसमें रखा ही नहीं, क्योंकि भारत में हम ऊपर में ही लिख चुके हैं कि भारत के अतिरिक्त। ठीक है, तो ये टोटल 9 देश है जिसमें हिंदी पढ़ी लिखी जाती है, बोली जाती है। ठीक है, चलिए अब याद रखना है कि उपभाषा और बोलियां ये दोनों चीज बराबर पूछी जाती है। ठीक है, तो हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं हैं और बोलियां कितनी हैं? 18। ये बात हमेशा दिमाग में बना लीजिएगा, उपभाषा 5 और बोलियां 18। उपभाषा में ये आ गया आपका। चलिए मैं कलर थोड़ा चेंज कर ले रहा हूँ ताकि ज़्यादा अच्छा हो।
पहली उपभाषा जो है वो पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। ये डाटा आपको बहुत ही कम बुकों में देखने को मिली होंगी या बहुत ही कम सर होंगे जो बताए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्वी हिंदी की जो बोलियाँ हैं, पूर्वी हिंदी जो उपभाषाएं हिंदी के, इनकी 5 बोलियाँ हैं। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बंगरू, बुंदेली। इसी प्रकार से पश्चिमी हिंदी का भी आप देख सकते हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़। बिहारी हिंदी का मैथिली, मगही, भोजपुरी। ठीक है, इसी तरह से पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी का है। आप इन सबों को नोट कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, और इनको याद कर लीजिएगा। टोटल के टोटल कितना, 18 है। आप देख सकते हैं, 5 3 8, 8 3 11, और 11 3 14, 14 4 18। ठीक है, 18 बोलियां मिल गई। 18 के 18 आपको याद होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा, लगभग क्वेश्चन अभी 50 क्वेश्चन कम से कम करवाने वाले हैं। उसमें से कम जो है 50% क्वेश्चन तो आपको जो ये जो 3 पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं इन्हीं में से कवर हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कि बिहार में हिंदी किस क्षेत्र में बोले जाते हैं, बिहार के किस किस राज्य में बोले जाते हैं। ठीक है, चलिए कलर को थोड़ा सा फिर चेंज करना पड़ेगा। तो पहला आता है उत्तर प्रदेश, पहला दूसरा नहीं, बस गिनती करवा दे रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार, उत्तरांचल, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़। इन 10 राज्यों में जो हिंदी पढ़ी लिखी और बोली जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत के अंदर 10 राज्य ही ऐसे हैं जहाँ पर हिंदी पूरी तरह से पढ़ी लिखी और बोली जाती है। तो ये सारे के सारे आपको याद होना चाहिए, नंबर भी याद होनी चाहिए। ठीक है, नंबर भी याद होने चाहिए। नंबर भी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार के कितने राज्यों में हिंदी बोली जाती है, वहाँ पर 7 8 9 10 ऐसे करके दिए रहेंगे। ठीक है, तो नंबर भी याद रखना है। देश वाले में भी नंबर याद रखना है, टोटल कितने देश में, तो 9 देश में। लेकिन देश वाला जब भी पूछेगा तो अक्सर नाम ही दिया रहेगा, जिसमें ये तीनों जो देख रहे हैं ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन नहीं रहेंगे। ठीक है, भारत, नेपाल, मॉरिशस, श्रीलंका नहीं रहेंगे, क्योंकि इनमें जो है आदमी जो है स्टूडेंट सोचता है कि नहीं इसमें बोला ही जाता होगा, तो एग्जामिनर जो होते हैं वो ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। ठीक है, तो वो इन चारों पांचों में से देंगे। ठीक है, म्यांमार, मलाय, सूरीनाम, फिजी, दक्षिण अफ्रीका। तो खास करके इनको भी याद रखना है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि है। अभी हमने बताया हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है। राइट आंसर सबका बी हो गया। चलिए दूसरा है, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है। अभी जो चार्ट बताए थे, चार्ट में ही दिखाए थे आप लोगों को कि हिंदी भाषा में बोलियां की संख्या कितनी है, उपभाषा 5 और बोलियां 18। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। मानक हिंदी के रूप में कौन सी भाषा स्वीकार की गई है। अभी हमने बताया था पॉइंट में, जहाँ पर आधार था और छुटा हुआ था, खड़ी बोली। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है। उपभाषाओं का भी हमने आपको लिस्ट दिया था आपके सामने में। चलिए इसका आंसर सब लोग बताइएगा कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कृत करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। हिंदी भाषा को जो है और विकसित करने के लिए और देशों में फैलाने के लिए किनका महत्वपूर्ण योगदान है, इन चारों में से आप बता सकते हैं, जल्दी से आंसर बता दीजिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। इन्होंने अपने कविता के माध्यम से, जन चेतना के माध्यम से जो है हिंदी का प्रचार प्रसार किया, ताकि हिंदी जो है हर तरह फैले। ठीक है, हिंदी की दूर दूर तक क्षेत्र हो। अभी देखिए आपकी 9 देश में ही हिंदी बोली जाती है। ठीक है, और हमारे भारत में बात करें तो केवल 10 राज्य में ही बोली जाती है। तो उनका कहना था, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, कि हिंदी का भी पूरा तरह से प्रचार प्रसार हो, कि पूरा विश्व में हिंदी को भी एक बराबर का स्थान मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। पहला नोट्स का पहला लाइन ही था, भाषा शब्द की उत्पत्ति भस्म धातु से हुई है। ठीक है, तो इनमें से कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भाषा का अंग नहीं है।
इनमें से ऐसा कौन है जो भाषा का अंग नहीं है? देखिए, शब्द भी भाषा का अंग है, ध्वनि भी भाषा का अंग है, वाक्य भी भाषा का अंग है। शब्द से ही मिलकर के वाक्य बनते हैं, ध्वनि से मिलकर शब्द बनते हैं, शब्द से मिलकर के वाक्य बनते हैं, ठीक है। लेकिन लेख जो होता है वो अलग हो जाता है, ये भाषा का अंग नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक, सब में ये टिक मारा हुआ तो सब आंसर नहीं है। चलिए हम कट कर देते ताकि ये डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। डी वाले को क्यों कट कर दिए? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी है? भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी है, हम आपको बताए हैं नोट में, जल्दी से बताइए। ध्वनि चिन्ह, ठीक है। जो लिपि के बारे में जो बता रहे थे तो उसके ऊपर में बताया था ना, ध्वनि चिन्ह होती है, तो यही है भाषा की मूलभूत इकाई, क्या है? ध्वनि चिन्ह है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का निर्माण इसके संयोग से होता है, मतलब भाषा का निर्माण जो है किसके संयोग से होता है? भाषा का निर्माण जब भी होगा तो ध्वनि चिन्ह के संयोग से ही होगा। और क्या है? ध्वनि चिन्ह है। और इसमें कोई और मिलेगा तब जा करके भाषा बनेगा, है ना। तो ध्वनि चिन्ह के संयोग से ही भाषा का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास जो है अपभ्रंश नामक भाषा से हुई है, ठीक है, अपभ्रंश से। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास जो है ब्राह्मणी लिपि से हुआ है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये आप लोगों की बुक में भी मिल जाएगा कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, इसीलिए इसको नोट पॉइंट्स में नहीं डाले हैं, ठीक है। हम वही नोट्स पॉइंट में डाले हैं जो नॉर्मल बुक में आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है, इसीलिए उन सभी को हमने नोट्स पॉइंट में डाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है? मानक हिंदी में जो है, जब हम चार्ट में देखिएगा तो मानक हिंदी में जो है पश्चिमी हिंदी का लोप हो गया है। कौन सी भाषा का मानक हिंदी वाला? द्वित्व। द्वित्व जो है ये मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी के भाषा है, लेकिन यहाँ पर जाकर के मिल गया है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है। व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा क्या कहलाती है? मानक भाषा कहलाती है। जब भाषा शुद्ध हो जाए, सारा कुछ हो जाए, तो वो उसको स्टैंडर्ड बोल सकते कि नहीं बोल सकते? स्टैंडर्ड को ही हिंदी मानक बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मानक भाषा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज संचार माध्यम में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? संचार माध्यम हो गया एक स्टैंडर्ड माध्यम जहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ भेजे जा सकते हैं। तो इसमें इस प्रकार की भाषा का प्रयोग होगा ना जहाँ पर अशुद्धियाँ कम हो। तो अभी आपने देखा कि मानक हिंदी क्या होते हैं? व्याकरण और वर्तनी के दृष्टिकोण से शुद्ध भाषा होती है। तो क्या होगा? मानक हिंदी का ही प्रयोग होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, मानक हिंदी। संचार माध्यम में हिंदी भाषा के मानक हिंदी रूप का प्रयोग होता है, ठीक है। डौ का उच्चारण स्थान है। डौ का उच्चारण स्थान, इसके लिए हम जो थ्योरी वाला वीडियो बना दिए थे, ठीक है, उसके हिसाब से आप लोग इसका आंसर दे दीजिए, ठीक ना। चलिए, थ्योरी वाला क्लास में हम हिंदी में बता चुके हैं किसका उच्चारण कहाँ से होता है, बहुत ही अच्छे तरीक़ा से बता चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग हिंदी के प्रीवियस जा कर के वीडियो जितने भी हैं उनको देखिएगा, तो वहाँ पर थ्योरी क्लास में आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? संविधान जब निर्माण हो रही थी तो उस समय कहा गया कि संघ की जो भाषा होगी वो हिंदी होगी और लिपि जो है वो देवनागरी होगी, ठीक है। और ये पारित हुआ था कब? 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, पारित हुआ था। अनुच्छेद
343A में, ठीक है, अनुच्छेद 343, इसमें अगर ए या आई लगा रहे या फर्स्ट वन वाला जो होता है रोमन वाला वन वो भी लगा रहे तो भी होगा, ठीक है। 343A या वन ऐसा करके आएगा। तो इसमें लिखा गया है कि भारत की जो संघ की जो भाषा होगी वो हिंदी होगी और लिपि जो है वो देवनागरी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस इस तिथि को मनाया जाता है जब हिंदी को मान्यता मिली 14 सितंबर को। तो इनका दिवस कब मनाया जाएगा बताइए? 14 नवंबर को मनाया जाएगा क्या? 14 सितंबर को ही मनाया जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? डी हो जाएगा। इसीलिए हम डेट आपको लिखा दिए ताकि आपको हिंदी दिवस का पता चले कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। और इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संघ में स्थान मिल गया था कि ये संघ की भाषा होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? अभी हमने आपको डेट बताया है, ठीक है। बता दीजिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में, ठीक। चलिए उसके बाद है, कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है? जो पॉइंट्स आप लोगों को लिखा है वो क्वेश्चन आया कि नहीं आया बताइए? वो क्वेश्चन आया कि नहीं आया? कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है? चलिए इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि हम पॉइंट में बता चुके हैं, शुरू में जो नोट पॉइंट्स बताए थे उसमें बता चुके। जिसका ध्यान होगा तो सभी लोग जानते होंगे, सभी लोग आंसर करेंगे, ठीक है। लाइव चैट वाले ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप लोग कमेंट में कीजिएगा, वहीं पर मैं देखूंगा, ठीक है। लाइव चैट में ठीक है कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कमेंट में सबका आंसर होना चाहिए। जिसका आंसर नहीं होगा समझेंगे कि वो अनपढ़ है, नहीं जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश भाषा का विकास इससे हुआ है, मतलब अपभ्रंश भाषा का विकास जो है किस भाषा से हुआ है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दीजिए। प्राकृतिक से हुआ है अपभ्रंश भाषा का, ठीक है। अपभ्रंश भाषा से हुआ है आधुनिक हिंदी का, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में हिंदी भाषी राज्यों की संख्या कितनी है? देखिए बार बार वही चीज़ आ रहा है, यही चीज़ हम लिखाए थे नोट पॉइंट में, बोले थे ना कि 50 क्वेश्चन में से आधा जो है 50% क्वेश्चन जो है इसी नोट पॉइंट से कंप्लीट हो जाएगा आपका। चलिए वैसे सेम क्वेश्चन ही हो गया है तो भी कोई बात नहीं, आंसर दे दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है श्रीलंका, नहीं दिया हुआ। भारत दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पर दक्षिण अमेरिका दिया हुआ है और मॉरिशस दिया हुआ है। तो आपको जब हम लिस्ट में लिखा रहे थे तो कौन कौन लिखाए थे याद कीजिए, याद कीजिए। चलिए दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, नेपाल, मॉरिशस, श्रीलंका, म्यांमार, मलय, सूरीनाम, फिजी और दक्षिण अफ्रीका है यहाँ पर, ठीक है। और वहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, दक्षिण अमेरिका, तो इसीलिए हम बैक लाए थे कि वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका में आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका है। चलिए वहीं चलते हैं जहाँ पर हमारा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देखिए दक्षिण अमेरिका है ना, बी नंबर दक्षिण अमेरिका है, तो क्या ये होगा? नहीं होगा, मॉरिशस हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉरिशस हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कितना डीपली जा करके पूछता है, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राज्य भाषा कहा गया है? यहाँ पर देखिए संविधान में भाग और अनुच्छेद दो चीज होती हैं, ठीक है। भाग जो है किस भाग में कहा गया है ये आप लोगों को बताना है। अनुच्छेद जो है 343, अनुच्छेद 343 के ए में था, लेकिन यहाँ पर भाग पूछा गया तो भाग बताइए तो जिनको पता है, जल्दी से बताइए भाग जिनको पता है। भाग 17, ठीक है, भाग 17 अनुच्छेद 343, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदी के वर्ण है, हिंदी के वर्ण कहाँ से कहाँ तक है? जल्दी से बता दीजिए तो। हिंदी के वर्ण कहाँ से कहाँ तक है?
इस लिस्ट को, चारों ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आंसर कीजिए कि कहाँ से कहाँ तक है। देखिए, अ से लेकर के ह तक होता है हिंदी के वर्ण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की संख्या है। अयोगवाह वर्णों की संख्या की जो आपको जानकारी चाहिए, इसके लिए हमने थ्योरी क्लास, ठीक है, थ्योरी क्लास हिंदी के बताए हुए, इसमें अवयववाह संख्या, उसके बाद भीष्म संख्या जितनी भी होती है सभी हम बता चुके हैं। भीष्म वर्णों की संख्या, उष्म वर्णों की संख्या सब बता चुके हैं। तो जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग जाइए, बैक वाला हिंदी के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से निकालिए और देखना स्टार्ट कीजिए। आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे थ्योरी क्लास में, इसलिए थ्योरी क्लास भी बीच बीच में करवाते रहते हैं ताकि जितना भी क्वेश्चन आए आपको बन जाए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजभाषा कहलाती है, राजभाषा कौन सी भाषा राजभाषा कहलाती है, या राजभाषा कहलाने के लिए क्या क्या उसमें जो है गुण होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है आपको, साहित्य सृजन की भाषा राजभाषा कहलाती है। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। सरकारी कामकाज की भाषा, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा, हाँ ये हो सकती है, ठीक है, संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा, लेकिन संविधान में सिर्फ हिंदी को ही थोड़े ना कहा गया है कि हिंदी राष्ट्रभाषा होगी। नहीं, राष्ट्र की बहुत सारी भाषा जो है वो कहलाया गया कि राष्ट्र में मतलब संघ में उपयोग किया जा सकता है। संघ की भाषा जो है वो सिर्फ हिंदी है, ठीक ना। तो उसके बाद है बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग में की जाने वाली भाषा, और संविधान में उसी भाषा को मत मिलता है जिसका प्रयोग ज़्यादातर लोग करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। और बी सी मारना चाहे तो ये भी गलत नहीं होगा अगर डी नंबर ऑप्शन ना रहे तो, ठीक है। संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा को ही राष्ट्रभाषा बोलेंगे हम, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लगभग कितने लोग हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? वर्तमान में कितने लोग जो है, वैसे आपको पता है कि बिहार में जो है 10 राज्यों में हिंदी बोली जाती है, ठीक, और देश में टोटल 9 देश में हिंदी पढ़ी लिखी या बोली जाती है। तो 9 देश मिलाकर के कितने लोग हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये आप एक अनुमानित डाटा के द्वारा भी बता सकते हैं, ठीक है। लगभग जो है, लगभग 60 करोड़ लोग जो है हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है, बताइए तो सभी स्टूडेंट। चलिए होमवर्क में दे रहे हैं, आप लोग आंसर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, इसका भी आप लोग बताइएगा, ठीक है, क्योंकि हम थ्योरी क्लास में बता चुके हैं। नेक्स्ट है, खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? खड़ी बोली जो है वो किस हिंदी की बोली है, हम चार्ट में बता चुके हैं या लिखा चुके हैं, ठीक है। वैसे पश्चिमी हिंदी हो जाएगा, लेकिन चलिए हम दिखाते हैं, खड़ी बोली है, याद रखिए खड़ी बोली किस हिंदी बोली की है। तो चलिए हम चार्ट में दिखा देते हैं खड़ी बोली। यहाँ पर देखिए खड़ी बोली दिया हुआ पूर्वी हिंदी का, बोलिए, यही हो जाएगा। चलिए अब वहाँ पर क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। यहाँ पर खड़ी बोली क्या हो जाएगी, बताइए, पूर्वी हिंदी होगी, क्या हो जाएगा राइट आंसर? चलिए हम क्यों बताएं, आप लोग बताइए, हो सकता है एक गलत ही हो, ठीक है, ये गलत भी हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो जो लिस्ट में आप लोगों को दिखे वो बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अक्षर त्र ज्ञ स्र कहे जाते हैं, ये 4 वर्ण क्या कहे जाते हैं, बताइए। ये चारों के चारों वर्ण जो है संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन हैं? अभी आपने देखा कितने संयुक्त व्यंजन हैं, कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? नोट्स में शुरू में ही लिखाए थे, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, बताइए। बहुत सारा होमवर्क मिलने वाला है, क्योंकि नोट्स जितना भी हम लिखा चुके हैं लगभग 50% क्वेश्चन उसी से बन जाएगी, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, व्याकरणों ने संज्ञा के कितने भेद बताए हैं? व्याकरणों ने संज्ञा के कितने भेद बताए हैं? बहुत ही सिंपल है, संज्ञा के 5 भेद बताए हैं, सबको पता होनी चाहिए। चलिए अगला देखिए, अगला है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? संज्ञा के भेद है ना। इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? घोड़ा, गंगा, सभा, बुढ़ापा। बताइए कौन सा होगा? घोड़ा, एक घोड़ा बोलने से घोड़ा पूरा जाति का बोझ होता है। गंगा सिर्फ एक नदी है। सभा ये क्या हो जाएगा? कौन सा संज्ञा हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। बुढ़ापा कौन सा संज्ञा हो जाएगा? बताइए। चलिए इसके बारे में बताइएगा, तो 35 का डी दे करके बताइएगा बुढ़ापा कौन सी संज्ञा होगी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाली है। हरियाली कौन सी संज्ञा है? बता सकते हैं? हरियाली कौन सी संज्ञा? हरियाली भाव है ना, मन को देखने से लगता है कि नहीं हरा भरा है, मतलब हरियाली है, तो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है? बचपन क्या है? बता सकते हैं? बचपन क्या है? एक प्रकार का भाव है, जब देखते हैं हम बच्चा जैसे कर रहा है या बचपन वाला उसमें गुण है, तो हम बोलते हैं अभी बचपना है उसके अंदर। दौड़, दौड़ क्या है? एक भाव है ना। हम उसको कुछ और नाम दे सकते हैं? जातिवाचक संज्ञा में रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। द्रववाचक में रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। दौड़ क्या एक भाव है, हम अपने मन से देखते हैं कि हाँ वो दौड़ रहे हैं, तो दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चोरी, चोरी भी एक प्रकार का भाव है, ठीक है। तो यहाँ पर अफ्रीकी जो है, अफ्रीकी क्या है? भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये क्या आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा है? बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा है? एक दूसरे के बीच में जो मित्रता होती है उसी को बंधुत्व बोलते हैं। तो बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक, जब दोनों के मन के भाव मिलेंगे तभी जाकर के दोस्ती होंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, अगला क्वेश्चन है पूरब दिशा किसका रूप है? पूरब दिशा, अगर दिशा की बात करें, दिशा जो है, पूरब दिशा दो तो नहीं ना है, सिर्फ एक ही पूरब दिशा है, तो क्या ये जातिवाचक संज्ञा होगा कि नहीं होगा? बताइए जातिवाचक संज्ञा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा। जाति थोड़े नहीं दिखाता है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक। हाँ सी वाले सभी के सभी राइट है, कभी कभी हम टेस्ट भी लेने लगते हैं ना, ठीक। चलिए अगला देखिए, घी कौन सी संज्ञा है? सभी लोग जानते होंगे द्रववाचक संज्ञा होगा घी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय ने कहा कि मैं मुक्ति के गाल पर तमाचा मारूंगा। बड़ी बदतमीज लड़का है। मैं मुक्ति के गाल पर तमाचा मारूंगा, इस वाक्य में कर्ता कारक है। अब यहाँ से जो है कारक स्टार्ट हो चुका है, कारक के बारे में आप लोगों को पता होगी, है ना। चलिए इसका आंसर बताइए, तो इसमें कर्ता कौन है? कर्ता वो है जो कर्म करता है, ठीक है। मारने का काम कौन करता है? हृदय कर रहा है, तो कर्ता क्या हो जाएगा? हृदय हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? हृदय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है समूहवाचक संज्ञा है। कारक से फिर समूहवाचक संज्ञा पे टपक गए। चलिए कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन है सब देखते हैं। समूहवाचक संज्ञा, समूह देखिए इसमें से समूह कौन है? अंगूर एक हम गिन सकते हैं, अंगूर के पीस को। गुलाब के एक पीस को हम गिनती कर सकते हैं। पौधा के एक पीस को हम गिनती कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? लेकिन यहाँ पर चावल को हम गिनती कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो ये किस में आ जाएगा? द्रववाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है, द्रववाचक संज्ञा में, ठीक है। गुलाब क्या हो गया? खास हो गया। पौधा क्या हो गया? समूह हो गया, ठीक है। पौधा के कहने से हम समूह की गिनती कर लेते हैं, लेकिन पौधे हैं यहाँ पर, ठीक है, पौधे हैं। अगर हम अंगूर की बात करें, तो क्या अंगूर आप कभी देखे कि सिर्फ एक अंगूर कहीं पर लटका रहता है?
एक अंगूर लटके हुए देखे हैं? नहीं देखे। जब भी होगा गुच्छा में होगा, भले हम उसका गिनती कर ले, लेकिन क्या होगा, गुच्छे में होगा। समूहवाचक का भी तो वही है कि व्यक्ति विशेष के जब समूह होती है तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो अंगूर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए कितना कंफ्यूजिंग सवाल था। पौधे है यहाँ पर, तो इससे भी आपको लगता है कि ये हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हुआ। चावल, लगता है कि चावल तो पूरा समूह में होता है, लेकिन वो द्रववाचक संज्ञा में आ जाएगा, उसकी हम गिनती नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को थोड़ा सोच करके बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक संज्ञाओं का सही क्रम क्या होगा। ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में कि व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक संज्ञाओं के कुछ संख्या जो है आपको, या कुछ शब्द जो है आपको ऑप्शन में दे दिए गए हैं, इसको सही क्रम में अरेंज करना है आपको। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को रखना है जो व्यक्ति विशेष हो। ठीक है, दैनिक जागरण एक व्यक्ति विशेष पेपर है। ठीक है, तो इसको पहला स्थान पर रखा गया है, ऑप्शन नंबर ए में सही है। भाववाचक संज्ञा, धुलाई, हम जब किसी का धुलाई करते तो किसी ये संज्ञा में आता नहीं आता, हमारे मन में जब आता है कि उसको धुलाई करना, धुलाई कर देते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा आ रहा है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है तूफान। ठीक है, तूफान जो है जातिवाचक संज्ञा इसलिए हो जाएगा क्योंकि देखते हैं कि आप, तूफान जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सब तूफान ही होते हैं ना। चक्रवात तूफान, कई प्रकार के फौनी तूफान, कई प्रकार के तूफान होते हैं, लेकिन सबके सब तूफान ही कहलाते हैं, तो ये जातिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अकारांत व अकारांत संज्ञाएं होती हैं। अकारांत व अकारांत संज्ञाएं होती हैं। ठीक है, यहाँ पर मात्रा सिर्फ आकार की हटी हुई है, तो ध्यान दे करके अकारांत, ठीक है, अकारांत दो है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, हमको भी नहीं पता। चलिए ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं। संस्कृत के आकारांत शब्द जो होते हैं वो प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। इस वाक्य में जो है कौन सा कारक है, ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कारक ढूंढिए, कौन सा कारक है। देखिए हम रमेश को बोल रहे हैं ए रमेश यहाँ आओ, मतलब संबोधन कर रहे हैं, है ना, रमेश का संबोधन कर रहे हैं, तो संबोधन कारक हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं, ऊपर में 4 बिंदु लगा देना, बस हो जाएगा चिड़िया का बहुवचन। ठीक ना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, दही शब्द है, दही शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, कौन सा है, जल्दी से बता दीजिए। तो दही, दही, चलिए इसको होमवर्क में डाल रहे हैं। ठीक, बहुत सारा होमवर्क आज के क्लास में आप लोगों को मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन है, गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। कारक भी पूछा जा रहा है बराबर, आप लोग देख रहे हैं, गीता हाथ से मारती है, यहाँ पर कौन सा कारक है, यहाँ पर हाईलाइट किए हैं, तो इससे आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि कौन सा कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से, करण में से आता है ना, तो यहाँ पर क्या है, गीता हाथ से क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए। संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है। संप्रदान कारक में जो है को का प्रयोग किस अर्थ में होता है, बताइए तो जिनको पता है। चलिए बता दीजिएगा, इसको होमवर्क में देते जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में बहुत सारा होमवर्क आप लोगों को मिल चुका है, लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किए, और जो आप लोगों को नोट्स में लिखा है प्लीज़ उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से जो स्टार्ट किए थे नोट्स लिखाना, थोड़ा सा ऊपर में भी है, चलिए यहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो इन सभी को आप जो है कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। यहाँ पर उपभाषाएं एवं बोलियां हैं, तो इनको भी आप नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल नोट कर लीजिए, छूटे नहीं। ठीक है, और ये जो है 18 के 18 याद होनी चाहिए आप लोगों को,
तभी जा कर के बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना पाएंगे। और ये 10 राज्य का नाम तो ज़रूर याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। और ये देश का नाम, जो देश किन किन देश में हिंदी बोले जाते हैं, इनका भी नाम आप याद रखिएगा, बिल्कुल ही अच्छे तरह से याद रखिएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे हो, अगर आप लोगों को लगा हो कि हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट हैं उनके पास तक पहुंच जाए ये वीडियो और उनका हेल्प हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।